बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने पेपर 2017 कंप्लीट कर लिया था। आज से हम पेपर 2015 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इस पेपर के फर्स्ट 10 MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो MCQ है उसमें हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल गिवन है जिसकी लिमिट है -4 से 0 और नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है t/√16 - t² dt। इसको हमने इवेल्युएट करके इसका आंसर फाइंड करना है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है डाइवर्जेंट, सी ऑप्शन है -4 और डी ऑप्शन है 4। तो आइए इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ जी, -4 से 0 इसकी लिमिट है, t/√16 - t² dt। तो ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर जाके इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 और ऊपर पहले से पड़ा हुआ है t। अब जो कि मैंने इसको इंटीग्रेट करना है तो पावर रूल लगाने के लिए पावर के नीचे जो भी फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो हम जब इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो 16 का होगा 0, इस पर लगेगा पावर रूल -2t। तो t पहले से मौजूद है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, -2। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर बाहर डिवाइड भी कर देंगे। अब देखें पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव बन गया है तो हम इस पे पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर में 1 ऐड न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी। तो -1/2 में जब 1 हम ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, +1/2 और डिनोमिनेटर में भी +1/2 और फिर हम यहाँ पे इस तरह से लिमिट लिख देते हैं -4 से 0। अब ये 1/2 तो कैंसिल हो गया, बाहर पड़ा हुआ है नेगेटिव साइन। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये आपने गौर करना है किस तरह से, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह पे तो 16 - 0 होल की पावर 1/2 फिर माइनस, फिर हमने t की जगह पे क्या पुट करना है, -4। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट करूँगा, जब t की जगह पे -4 पुट करेंगे तो t का चूँकि स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16। ये पीछे वाला माइनस वैसे ही आ गया और ऊपर पावर है 1/2। अब ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये बन जाएगा 0 माइनस। अब इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 और ऊपर पावर क्या है 1/2। ये 2 इससे कैंसिल, बाकी क्या रह गया -4। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 1 में हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल गिवन था जिसको हमने इवेल्युएट किया और हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -4। तो ये हमने देखा कि इसका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला MCQ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड MCQ सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन हमें दिया गया है a cos wt + b sin wt इज डैश, कि इस फंक्शन का हमने पीरियड फाइंड करना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ए w/2π, ऑप्शन बी 2πw, ऑप्शन सी 2w/π और ऑप्शन डी है 2π/w। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियड क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। पीरियड ऑफ अ trigonometric function is the smallest positive number which when added to original angle gives सेम रिजल्ट। तो पीरियड एक्चुअली वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम ओरिजिनल एंगल में अगर ऐड करें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के
तो वो हमें सेम रिजल्ट देता है। अब इसके बाद हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6, साइन, कोस, टेन, सीकेंड, कोसेकेंड और कोट, उनके पीरियड्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की और इसके रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा की, इन दोनों का पीरियड होता है 2 पाई। सिमिलरली कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा, इन दोनों का पीरियड भी होता है 2 पाई। और इसके बाद ये जो टेंजेंट थीटा है और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, इन दोनों का पीरियड होता है पाई। अब साइन थीटा या कोसेकेंड थीटा का पीरियड 2 पाई होने से मुराद ये है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू लेट्स सपोज a है, तो अगर मैं इसके एंगल में 2 पाई ऐड कर दूं फिर भी इसकी वैल्यू a ही रहेगी। और इसके बाद अगर मैं फिर 2 पाई ऐड कर दूं 4 पाई, फिर भी इसकी वैल्यू a ही रहेगी। हमने डेफिनेशन में देखा है ना कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको ओरिजिनल एंगल में ऐड करें तो हमें सेम रिजल्ट दे, इसी को पीरियड कहते हैं ना। तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू अगर a है तो इसमें आप जितने मर्जी 2 पाई ऐड करते जाएं, रिजल्ट सेम रहेगा। सिमिलरली बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी यही सिचुएशन होगी। अब हम आते हैं वापस अपनी स्टेटमेंट पे। इधर हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ। ये है जी a cos wt प्लस b sin wt। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक है cos wt, एक है sin wt। जबकि हमने यहाँ पे देख लिया है sin और cos दोनों का पीरियड सेम है 2 पाई। तो हम इन दोनों में से किसी एक को भी सॉल्व कर लें, जो उसका पीरियड होगा वही इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि साइन और कोस है और दोनों का पीरियड यहाँ पे सेम है। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है ये आप देख लें। अगर मैं इसको उठाऊँ a cos wt, तो ये एक्चुअली करना क्या है आपने, a तो बाहर वैसे ही रहेगा, इसके एंगल में आपने ऐड करना है इसका पीरियड। कोस का पीरियड क्या है 2 पाई, 2 पाई इसमें ऐड कर दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से w को कॉमन लेना है। अब w को कॉमन लेने की रीज़न क्या है, एक्चुअली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपने पीरियड फाइंड करना है तो उसके एंगल के साथ जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे एंगल t है ना, तो ये जो कांस्टेंट है ना साथ इसका जो कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है इसको मैं बाहर लेके आने लगा हूँ, इसको कॉमन लेने लगा हूँ मैं। तो ये रह जाएगा फिर t, और यहाँ पे चूँकि w नहीं पड़ा हुआ तो वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो फिर ये जो वैल्यू आपकी बनेगी ना, ये क्या है 2 पाई ओवर w, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा। इसी तरह से जब आप b sin wt को लेके वर्किंग करेंगे तो फिर भी रिजल्ट यही आएगा। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 2 पाई ओवर w। तो MCQ नंबर 2 में उसने चूँकि हमारे पास एक फंक्शन दिया था जिसका हमने पीरियड फाइंड करना था, और पीरियड हमने देख लिया वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ओरिजिनल एंगल में ऐड करते हैं तो वो हमें सेम रिजल्ट देता है। और उसके बाद हमने जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके पीरियड देख लिए, और फिर हमने इस गिवन फंक्शन का पीरियड फाइंड किया है जो कि 2 पाई ओवर w आया है, और वो इसका डी ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 2 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड MCQ सॉल्व करते हैं जिसमें हमें एक वेक्टर दिया गया है a -4x - 3y प्लस AZI प्लस BX प्लस 3y प्लस 5ZJ और 4x प्लस CY प्लस 3Z इंटू K इज़ इरोटेशनल व्हेन ABCR। कि ये जो गिवन वेक्टर है ये इरोटेशनल है और हमने A, B और C की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमने ये प्रूव नहीं करना कि ये वेक्टर इरोटेशनल है, ये गिवन है, हमने सिर्फ A, B और C की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर के इरोटेशनल होने से क्या मुराद है। यहाँ पे हम पहले इसको डिफाइन करते हैं, इरोटेशनल वेक्टर, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ वेक्टर A, चलिए मैं A ही ले लेता हूँ यहाँ पे, इज इरोटेशनल इफ कर्ल ऑफ A इज 0। डेट इज कर्ल का मतलब आपको पता है, डेल क्रॉस A
इक्वल्स टू 0। अगर किसी वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम इसको इररोटेशनल वेक्टर कहते हैं। और इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी फ्लूइड फ्लो इज फ्री फ्रॉम रोटेशनल मोशन, कि अगर आपका वेक्टर इररोटेशनल है तो फिर उसमें जो फ्लूइड का फ्लो है उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगी, वो फ्री होगा रोटेशनल मोशन से। अब हमारे पास चूंकि एक वेक्टर गिवन है और वो खुद कह रहा है कि ये इररोटेशनल है, मतलब इस वेक्टर का डेल के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं किस तरह से फाइंड किया जाता है, आई जे के। अब पहले है डेल, और डेल एक वेक्टर फंक्शन है जो कि इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इसका जे कंपोनेंट और पार्शियल ओवर पार्शियल जी इसका के कंपोनेंट। डेल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये होता है जी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। इसके कंपोनेंट्स मैंने लिख लिए। अब उसके बाद चूंकि ए वेक्टर है और ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हम यहाँ से उठाएंगे, ये इसका आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, ये के कंपोनेंट है। अब इसका आई कंपोनेंट क्या है, -4x -3y प्लस ए जी। उसके बाद इसका हम जे कंपोनेंट लिखेंगे, वो क्या है जी bx प्लस 3y और प्लस 5z। उसके बाद इसका के कंपोनेंट वो है जी 4x प्लस cy प्लस 3z और ये इक्वल है 0 के। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। आई कंपोनेंट को मैं पहले लिख देता हूँ, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे। तो पार्शियल ओवर पार्शियल y किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस cy प्लस 3z माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल z किससे मल्टीप्लाई होगा, bx प्लस 3y प्लस 5z। अब हम बात करते हैं j कंपोनेंट की। तो ये j कंपोनेंट है, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे। पार्शियल ओवर पार्शियल x किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस cy प्लस 3z दरमियान में माइनस, और पार्शियल ओवर पार्शियल z किससे मल्टीप्लाई होगा, -4x -3y प्लस az। ये आ गया आपका j कंपोनेंट। लास्ट पे रह गया है k कंपोनेंट, और k कंपोनेंट ये है। अब ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ देंगे। पार्शियल ओवर पार्शियल x इससे मल्टीप्लाई होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू bx प्लस 3y प्लस 5z, और उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल y किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y ये मल्टीप्लाई होगा -4x -3y और प्लस az। ये आ गया आपका j कंपोनेंट, और ये इक्वल किसके है, 0 के। ये याद रखना आपने। अब नेक्स्ट हमने इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हुए तो वो हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करूँगा, आपने गौर करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पार्शियल ओवर पार्शियल y। इसका मतलब ये है हमने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हों, जो अदर वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे x भी कांस्टेंट होगा, z भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। बाकी रह गया cy, और cy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, c, और फिर माइनस। इसी तरह से यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे x भी 0 y भी 0 कांस्टेंट होंगे ना, और 5z का डेरिवेटिव 5, ये i कंपोनेंट आ गया। अब हम j कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल x है, मतलब अब हमारा वेरिएबल x है। अदर वेरिएबल्स y और z यहाँ पे कांस्टेंट है। 4x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 4, और ये दोनों 0। और उसके बाद
पार्शियल ओवर पार्शियल z। अब हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू z। अब यहाँ पे x और y कॉन्स्टेंट्स हैं, a z का डेरिवेटिव क्या होगा a, ये j कंपोनेंट आ गया। अब k कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल x, अब सिर्फ x वेरिएबल है, y और z कॉन्स्टेंट्स हैं, तो bx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x b, एंड नाउ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल ओवर पार्शियल y है ना। अब x और z कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये भी ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स होने की वजह से, और -3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -3, और -3 यहाँ जब लिखेंगे तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये आ गया k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम एक स्टेप करते हैं, c -5i -4 aj प्लस b प्लस 3k इक्वल्स टू, देखें ये है 0। अब 0 को हम नल वेक्टर की शक्ल में लिख सकते हैं ना, जिसके तमाम कंपोनेंट 0 होते हैं, 0i 0j और 0k। अब देखें दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो अब हम i j और k के कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं। i का कंपोनेंट i के इक्वल c -5 इक्वल्स टू 0, j का कंपोनेंट क्या है -4 a इक्वल्स टू 0, और k का कंपोनेंट क्या है b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी +5, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा -4 और +a, और ये -4 इक्वल के दूसरी तरफ जाके +4। सिमिलरली यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने a b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, और ये किस ऑप्शन को मैच कर रही हैं। a की वैल्यू 4 है, वो इन दोनों में है, b की वैल्यू क्या है -3 ऑप्शन a, और c की वैल्यू 5। तो यहाँ पे फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो MCQ नंबर 3 में हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर गिवन था जो इरोटेशनल था। हमने ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी। हमने पहले देखा कि इरोटेशनल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख के इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक वेक्टर गिवन है जिसका i कंपोनेंट है -4x -6y प्लस 3z, और j कंपोनेंट है -2x प्लस y -5z, और k कंपोनेंट है 5x प्लस 6y प्लस az इज सोलिनॉइडल। अब ये गिवन है हमें कि ये वेक्टर सोलिनॉइडल है फॉर a जो कांस्टेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं 1 2 3 4। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सोलिनॉइडल क्या होता है। सोलिनॉइडल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। A vector V is solenoidal if divergent of V equals to 0। किसी भी वेक्टर को हम सोलिनॉइडल उस सूरत में कहते हैं जब उसका डाइवर्जेंट क्या हो 0 के इक्वल। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, डेल डॉट V इक्वल्स टू 0। और ये डेल आपको पता है, अभी हम पिछले MCQ में डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल zk। तो जो कि हमारे पास ये स्टेटमेंट में गिवन है कि ये वेक्टर सोलिनॉइडल है, तो फिर इस v वेक्टर का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। यही सोलिनॉइडल की डेफिनेशन है। तो अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले मैं डेल की जगह पे लिखूंगा पार्शियल ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल zk, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है जो वेक्टर हमारे पास v गिवन है। इसका i कंपोनेंट पहले मैं लिखता हूँ -4x -6y प्लस 3z i कंपोनेंट। फिर इसका j कंपोनेंट क्या है जी -2x प्लस y -5z j कंपोनेंट, और k कंपोनेंट है इसका 5x प्लस 6y प्लस az k, और ये इक्वल है 0 के। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं किस तरह से हम फाइंड करते हैं। i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होता है, j कंपोनेंट j से, और k कंपोनेंट k से। यहाँ का i कंपोनेंट क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये मल्टीप्लाई होगा
इसके आई कंपोनेंट से ये है -4x -6y प्लस 3z। सिमिलरली इसका जे कंपोनेंट है पार्शल ओवर पार्शल y, ये मल्टीप्लाई होगा -2x प्लस y -5z। और इसका जो k कंपोनेंट है वो है पार्शल ओवर पार्शल z, ये मल्टीप्लाई होगा इसके k कंपोनेंट से विच इज़ 5x प्लस 6y प्लस az, और ये इक्वल है 0 के। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्शल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, तो वो हम ये काम पिछले MCQ में भी कर चुके हैं। पार्शल ओवर पार्शल x मतलब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल x होगा, y और z कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। और -4x का डेरिवेटिव -4 प्लस यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अब यहाँ पे x भी 0 z भी 0, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 एंड पार्शियल ओवर पार्शियल z। अब यहाँ पे x और y 0 होंगे क्योंकि अब यहाँ पे ये एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहे हैं, और a z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z वो a होगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये बनेगा -3 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके फोर्थ MCQ में चूँकि हमें एक वेक्टर गिवन था और हमें ये कहा गया था कि ये सोलिनॉइडल है और आप a की वैल्यू फाइंड करें, और हमने ये देखा कि हम उस वेक्टर को सोलिनॉइडल कहते हैं जिसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0। तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के ऊपर रख के a की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज़ 3, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फोर्थ MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका फिफ्थ MCQ सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास इंटीग्रल एक गिवन है, ये है जी 0,0 से लिमिट है इसकी 2,1, और ये हमारे पास इंटीग्रल है अलोंग द पाथ हमारे पास गिवन है x⁴ -6xy³ इज इक्वल टू 4y² इज डैश। ऑप्शंस हमारे पास हैं 56, 60, 62 और 64। सबसे पहले तो मैं इस इंटीग्रल को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, इसको मैं i कहता हूँ, और लिमिट है 0,0 से 2,1 और 10x⁴ -2xy³ dx माइनस 3x² y² dy। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये किस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म होती है जी m dx प्लस n dy, और यहाँ पे फिर हमारा m क्या होगा 10x⁴ -2xy³, और n क्या होगा -3x² y²। और m को आप जानते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या होगा, ये तो हो गया 0 क्योंकि x अब यहाँ पे कांस्टेंट बिहेव करेगा, यहाँ पे लगेगा पावर रूल y पे -6xy², और सिमिलरली अब हम यहाँ पे n को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर x पे पावर रूल लग जाएगा 6xy²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं my इज़ इक्वल टू nx, दोनों की वैल्यू सेम आई हैं, सो गिवन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पाथ गिवन था ना, ये इंटीग्रल इससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे बिहेव करेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास ये जो लिमिट गिवन है 0,0 से 2,1, इसको अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूँ, ये आपका 0,0 है और ये होगा 2,0, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये होगा 2,1, और ये पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 0,1, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये और ये। अब इस लिमिट को मैं ब्रेक करूँगा, ये आपने गौर करना, यहाँ पे ये है 0,0 से 2,0 ये, और ये सारा इंटीग्रल वैसे ही 10x⁴ -2xy³ dx माइनस 3x² y² dy प्लस, अब लिमिट होगी 2,0 से
2,1 और अंदर वाला जो फंक्शन है ये वैसे ही आएगा dx माइनस 3x² y² dy। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे y में कोई चेंज नहीं है। y में अगर कोई चेंज नहीं है तो इस लिमिट को हम चेंज करेंगे 0 से 2 और इसकी जो y वाली टर्म है उसमें हम y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि y में चेंज ही कोई नहीं है ना। y 0 से 0 है, ये इसका y कोऑर्डिनेट होता है, ये भी 0 हो जाएगी टर्म। और सिमिलरली जब हम यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें आप देखें, इसमें x में कोई चेंज नहीं है, 2 और इधर भी 2 है, तो फिर इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से 1। और चूंकि अब इसमें x में कोई चेंज नहीं है तो फिर इधर x भी 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, ये है, इसे इधर मैं लिख देता हूँ नो चेंज इन y और इधर हम लिख देते हैं नो चेंज इन x। ये तो 0 हो गया। बाकी यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 3। अब यहाँ पे x में चेंज तो कोई नहीं है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 2, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 की पावर 2 और y² dy। अब आगे ये सिंपल इंटीग्रल बन गए, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 10, x पे लगेगा पावर रूल, x की पावर 5/5 और लिमिट बनेगी 0 से 2। और सिमिलरली ये है -3 × 4 -12 बाहर आ गया और y² पे पावर रूल लगेगा तो ये होगा y³ 3 और ये लिमिट आ गई 0 से 1। अब 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। ये जो 2 है इसको मैं बाहर ले जाता हूँ और इस पर हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली ये पड़ा हुआ है -4 और इसमें लिमिट पुट करें अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 5 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64। -4 × 1 4, 64 - 4 क्या आ गया 60। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो MCQ नंबर 5 में हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन था और साथ उसका पाथ हमारे पास गिवन था। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो इंटीग्रल है ये इस पाथ से इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है और फिर हमने इसकी लिमिट्स को इस तरह से ब्रेक किया और इसको इवेल्युएट करते हुए हमने आंसर क्या निकाला इसका 60 और इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5th नंबर पे जो MCQ है ये भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका MCQ नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ S इज़ अ क्लोज्ड सरफेस एंड V इज़ अ वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय S। S एक क्लोज सरफेस है और V इसका वॉल्यूम है। देन डबल इंटीग्रल S r.n, r और n यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं, ds = डैश और ऑप्शन हमारे पास हैं v, 2v, 3v और 4v। तो इसमें एक्चुअली हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले उसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, S A.n ds equals to ट्रिपल इंटीग्रल v del dot a dv। और यहाँ पे जो वेक्टर a है हेयर ये इक्वल है r के एंड r इज़ a पोजीशन वेक्टर और r हमारा होगा फिर xi + yj + zk। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको अब मैं लिखूँगा, ये है जी r.n ds और यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फिर ये किसके इक्वल होगा, ट्रिपल इंटीग्रल v del dot r dv। देखें ना, ये है a.n और ये इक्वल होता है del dot a के। यहाँ पे है r.n तो ये इक्वल होगा del dot r के। यहाँ पे ये जो del है
ये हम प्रीवियस MCQ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इक्वल होता है पार्शल ओवर पार्शल xi प्लस पार्शल ओवर पार्शल yj प्लस पार्शल ओवर पार्शल zk। और ये जो r है ये हमने अभी यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर लिया है xi प्लस yj प्लस zk और साथ है मेरे पास dv। अब इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। क्या होगा वो पार्शल ओवर पार्शल x मल्टीप्लाई होगा x से प्लस डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, i कंपोनेंट i से, j कंपोनेंट j से और k कंपोनेंट k से। तो यहाँ पे फिर पार्शल ओवर पार्शल y मल्टीप्लाई होगा y से, पार्शल ओवर पार्शल z मल्टीप्लाई होगा z से और यहाँ पे है dv। अब x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, सिमिलरली z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 और ये dv। तो ये आपके पास फिर क्या आ गया आंसर इसका 3dv। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3v। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 6 में एक्चुअली हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन था डबल इंटीग्रल, उसको हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है और इस तरह से हमने देखा कि इसका रिजल्ट क्या आया है 3v, जो कि इसका सी ऑप्शन था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 6 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका 7th MCQ सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है जी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज डैश। ऑप्शन हमारे पास हैं माइनस ओमेगा क्रॉस इंटू ओमेगा क्रॉस आर, बी ऑप्शन है ओमेगा क्रॉस इंटू ओमेगा क्रॉस आर और सी ऑप्शन है ओमेगा डॉट इंटू ओमेगा क्रॉस आर और डी ऑप्शन है आर क्रॉस इंटू ओमेगा क्रॉस आर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है। हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल acceleration, it is normal to the Earth's axis of rotation and always directed away from this axis। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये एक नॉर्मल है किस पे, अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप जानते हैं ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ मूव करेगी उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो इस पे ये नॉर्मल होता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा इस एक्सिस से अवे होती है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे होती है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो फिर इसका फार्मूला ये होगा माइनस ओमेगा क्रॉस आर और यहाँ पे ये जो आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ को और ये जो ओमेगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। और इसी के साथ यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें सिर्फ फ़र्क किसका है, डायरेक्शन का। ये भी नॉर्मल ही होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के, लेकिन इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस एक्सिस होती है। डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फिर इसका फार्मूला क्या होगा, ओमेगा क्रॉस इंटू ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है जो
अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन है। तो फिर इस तरह हमने देखा कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ माइनस ओमेगा क्रॉस इनटू ओमेगा क्रॉस आर। तो एमसीक्यू नंबर 7 में एक्चुअली उसने हमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला पूछा था और यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को डिफाइन किया और हमने देखा कि ये अर्थ के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पर नॉर्मल होता है और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दैट एक्सिस होती है और इसका फार्मूला क्या है, माइनस ओमेगा क्रॉस इनटू ओमेगा क्रॉस आर, जो कि इसका ए ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 7 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका 8th एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन इज डैश। ऑप्शन हमारे पास हैं 2, 3, 4, 5। तो स्टेटमेंट में एक्चुअली हमें ये पूछा गया है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी अगर दो पार्टिकल्स कनेक्टेड हों एक रिजिड रॉड से और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं एक प्लेन में। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ independent coordinates to describe a motion is called degree of फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की तादाद है जो किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं दो पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस करूँगा, हेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पार्टिकल्स can be expressed as, लेट्स सपोज मैं वो ले रहा हूँ x1 y1 और दूसरा है x2 y2। अब आप देखें ये जो मैंने दो पॉइंट लिए हैं पार्टिकल्स की कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट 2 हैं लेकिन कोऑर्डिनेट्स 4 हैं, 1 2 3 4। here 4 कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट होगा। आल्सो डिस्टेंस बिटवीन these two points is a constant A। मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको A कह दिया है। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ, वो आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला, वो है जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको मैंने कह दिया जी ये किसी कांस्टेंट a के इक्वल है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप किसी एक जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। लेट्स सपोज मैं x2 माइनस x1 का जो स्क्वायर है इसको इधर रहने देता हूँ, a स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, बाकी वर्किंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप लेट्स सपोज y2 की अगर वैल्यू निकालते हैं
तो x2 माइनस x1 का स्केयर माइनस a स्केयर प्लस y1 इक्वल्स टू y2। तो देखिए हमने y2 को एक्सप्रेस कर दिया है इन द टर्म ऑफ अदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखे ना यहाँ पे जो y2 है इज डिपेंडेंट ऑन 3 कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कौन कौन से, x1, x2 और y1। इसका मतलब है y2 एक डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है और ये x1, x2 और y1 ये तीनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फिर यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर 3 और इतनी ही फिर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देखें ना हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन में देखा है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब अ मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हमने देखा कि y2 एक डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है जो कि डिपेंड कर रहा है x2, x1 और y1 पे, और इनकी तादाद कितनी है 3 और इतनी ही फिर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। हेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होगी 3। तो फिर इसलिए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 8 में एक्चुअली उसने हमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की तादाद पूछी थी कि अगर 2 पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं एक रिजिड रॉड से और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं एक प्लेन में। तो सबसे पहले तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन किया, उसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यहाँ पे हमने 2 पार्टिकल्स को फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया और उन पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया और यहाँ से हमने एक जो कोऑर्डिनेट है उसको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ अदर 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो फिर इसलिए यहाँ पे चूँकि y2 डिपेंड कर रहा है अदर 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स पे और यही हमारी फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इनकी तादाद 3 है ना, तो 3 ही हमारा फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 8 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इज़ डैश। स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस ए है, उसका सेंट्रॉइड क्या होगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं 2a/π, 4a/π, a/π और a/2π। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर लेता हूँ, फिर मैं रिज़ल्ट बता देता हूँ आपको। ये आपका सेमी सर्कुलर लैमिना है और अगर ये इसका सेंटर है और रेडियस चूँकि गिवन है हमारे पास a, अब जो रिज़ल्ट है वो ये हमें कहता है कि सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना इज 2r/π फ्रॉम ओरिजिन एट एक्स एक्सिस। के जो सेमी सर्कुलर लैमिना है एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से उसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई करता है, 2r/π पे, और r है यहाँ पे इसका रेडियस। अब जो हमें सेमी सर्कुलर लैमिना गिवन है उसका रेडियस कितना है a, तो इस फार्मूले में r की जगह पे हम जब a पुट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 2a/π। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं, वो चूँकि ये सेंट्रॉइड की बात कर रहा है तो फार्मूला लगा के ये लिमिट यहाँ से होगी 0 से π, क्योंकि सेमी सर्कुलर लैमिना ना हाफ सर्कल है और हाफ सर्कल का एंगल आप जानते हैं 0 से π होता है, और फार्मूला लगाएंगे y/0 to π/ds। इस फार्मूले से आप इसका जो सेंट्रॉइड है वो ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं होता हमारे पास अवेलेबल पेपर के दौरान, तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप ये रिज़ल्ट याद कर लें कि सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना इज़
2r/π फ्रॉम ओरिजिन एट एक्स एक्सिस। ये बेसिकली बीएससी का जो मैकेनिक्स का पोर्शन है ना, उसमें से ये क्वेश्चन उसने उठाया है। और अगर आप फिर भी इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो एमसीक्यू नंबर 9 में एक्चुअली उसने हमें सेंट्रॉइड पूछा था, एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का जिसका रेडियस ए है। तो इसको हमने इस रिजल्ट के मुताबिक ड्राइव कर लिया है। रिजल्ट था हमारे पास 2r/π, इसमें r चूँकि रेडियस ए गिवन है वो पुट किया तो ये बना 2a/π विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यू नंबर 9 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज की इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं विच इज़ एमसीक्यू नंबर 10। इसमें हमारे पास एक लिमिट दी गई है जिसको हमने एवेल्युएट करना है। लिमिट z अप्रोचेज टू 0, z कॉन्जुगेट ओवर z इक्वल्स टू डैश। z यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसकी जो पहली ऑप्शन है वो है 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा। ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है डज नॉट एग्जिस्ट और ऑप्शन नंबर डी है -1। तो इसको हम सिंपली बड़ी आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। लिमिट को मैं यहाँ पे दोबारा ले लेता हूँ। लिमिट z अप्रोचेज टू 0, z कॉन्जुगेट ओवर z। अब z चूँकि कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं कह लेता हूँ x आयोटा y, और इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एयोटा y, क्योंकि कॉन्जुगेट आप जानते हैं क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। z कॉन्जुगेट है आपके पास x माइनस एयोटा y और z क्या है x प्लस एयोटा y। अब ये चूँकि z कम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी लिमिट किस तरह से वैल्यूएट करनी है ये आपने गौर करना है। लिमिट z अप्रोचेज टू 0, z कॉन्जुगेट ओवर z इक्वल्स टू लिमिट x, y अप्रोचेज टू 0,0 और x माइनस एयोटा y ओवर x प्लस एयोटा y। अब यहाँ पे हम दो काम करेंगे। सबसे पहले तो ये जो x है इसको मैं 0 पुट करता हूँ, 0, y अप्रोचेज टू 0,0। x को मैंने क्या पुट कर दिया 0, एयोटा y ओवर एयोटा y। तो फिर हमारे पास लिमिट क्या बन जाएगी, x तो 0 हो गया ना, y अप्रोचेज टू 0 और यहाँ से हमारे पास फिर ऊपर क्या रह गया माइनस एयोटा y ओवर एयोटा y। इस बात की समझ आ गई। अब ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर क्या रह गया -1। सिमिलरली जैसे मैंने इधर x को 0 पुट किया ना, अब आप इसी लिमिट में y को 0 पुट करेंगे। किस तरह से, लिमिट x, 0 अप्रोचेज टू 0,0। इसी में अब हम y को 0 पुट करने जा रहे हैं इस तरह से। देखें ना, y को 0 पुट किया तो इधर भी y 0 हो गया इस लिमिट में, बाकी x वैसे ही। तो चूंकि अब हमने y 0 पुट किया है तो फिर हमारी लिमिट बाकी क्या रह जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। यहाँ पे x रह जाएगा ना फिर, और ये तो 0 हो चुका, बाकी रह जाएगा x ओवर x और ये भी कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जब हमने x को 0 पुट किया है तो हमारे पास लिमिट का आंसर आया है -1 और जब y को 0 पुट किया तो फिर -1। तो यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखें ना, दोनों आंसर्स हमारे पास सेम नहीं आए। तो अगर दोनों आंसर्स सेम ना आए तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू नंबर 10 में एक्चुअली हमारे पास एक लिमिट गिवन थी और z कॉन्जुगेट ओवर z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से। तो इसको हमने इवेल्युएट करते हुए देखा कि हमारे पास जब x को 0 पुट किया तो आंसर आया -1 और जब y को 0 पुट किया तो आंसर आया 1। दोनों आंसर चूँकि इक्वल नहीं है इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर एमसीक्यू नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने जो एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 10 तक पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स पेपर 2015 के सॉल्व किए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।